हेलो साथियों, नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जो आपके लिए यूपी स्पेशल पेपर 5 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आप प्रीलिम्स भी देने जाते हैं यूपी पीसीएस का, उसमें भी बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चाहे आप एआरओ की परीक्षा देने जा रहे हैं, एआरओ आरओ की, उसमें भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सब बात करेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे इसको। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम आज पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो यूपी स्पेशल जो क्लास होती है, जैसे आप जानते भी होंगे कि यूपी स्पेशल इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि आपने देखा होगा कि जब हम मेंस की परीक्षा देने जाते हैं तो मेंस की परीक्षा के लिए आप देखोगे पेपर 5 एंड पेपर 6 जिसको आप लोग हम बात करें टेक्निकल भाषा में हम बात करें तो जीएस 5 और जीएस 6 भी बोलते हैं। तो ये जो टॉपिक है जीएस 5 में आता है, कल्चर में आएगा। जैसे हम बात करेंगे आर्किटेक्चर क्या है यूपी का वास्तुकला क्या है। जैसे हिंदी में हम बात करें तो इसको बोलते हैं वास्तुकला क्या है यूपी का, वास्तुकला यूपी का क्या है, उसका महत्व क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे कि फोल्क डांस क्या है यूपी के, ऐसे लोक नृत्य क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए, लोक नृत्य। और ऐसे ही लोकगीत भी आपको पता होना चाहिए, लोकगीत। तो ये टॉपिक क्या है, डायरेक्ट आपको मेंस में पूछा जाता है। कभी कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चरकुला डांस आपने सुना होगा या न्यूज में सुना होगा, बताइए किस एरिया से आता है। तो चरकुला डांस की हम बात करें तो आपको पता होगा कि मथुरा रीजन से, ब्रज एरिया से, जो ब्रज क्षेत्र है वहां से आता है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एआरओ आरओ की परीक्षा में आप देखोगे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो मेरा मकसद रहेगा वो आपको पढ़ाने का ये मकसद है कि आपको जो मेंस है पेपर 5 में इसको कैसे यूज किया जाए। जैसे आप देख लेते हैं कि आर्किटेक्चर मुझे पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे पढ़ेंगे और मेंस में कैसे कनेक्ट करना है। तो जैसे हम मान लीजिए आर्किटेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे हैं कि आर्किटेक्चर जो टॉपिक है इसको हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो भी यूपी का आर्किटेक्चर है, देख रहे होगे आप, इधर भी आपको दिख रहा होगा, सिलेबस में भी आप देखोगे तो यूपी का आर्किटेक्चर आप देखोगे तो थोड़ा सा आप विस्तार से जब पढ़ोगे तो आर्किटेक्चर जो है वास्तुकला, इस वास्तुकला में बहुत सी चीजें आ जाएंगी यूपी की। कौन कौन सी आप देखोगे, टेम्पल्स भी आ जाएंगे, ठीक है, टेम्पल्स भी आ जाएंगे। हम बात करते हैं स्तूपा भी आ जाएंगे इसमें। विहार्स भी बहुत सी हैं जो बुद्धिज्म के टाइम पर बनाई गई, बहुत सी बिल्डिंग्स भी हैं जो आप देखेंगे कि अंग्रेजों के टाइम पर बनाई गई। ये सब वास्तुकला के अंदर आ जाएगा। लेकिन एक चीज पता होना चाहिए कि जब इस क्वेश्चन को हम हैंडल करने जाएंगे कि यूपी का आर्किटेक्चर बताओ, तो कैसे आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। तो अब जब यूपी का आर्किटेक्चर आप पढ़ोगे तो एंशिएंट टाइम से आपको स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को कि एंशिएंट टाइम पर हमारा यूपी का आर्किटेक्चर क्या था। फिर आप देखोगे ऐसे ही आप मध्यकाल में चले जाओगे, मेडिवल इंडिया में चले जाओगे। ठीक है, तो हम मेडिवल इंडिया के टाइम पर आप जाओगे तो मेडिवल इंडिया के टाइम पर हम देख लेते हैं कि मेडिवल इंडिया के टाइम पर क्या है। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया के टाइम पर क्या आर्किटेक्चर था इंडिया का, मॉडर्न इंडिया के टाइम पर। तो इनको अच्छे से विस्तार से एक एक चीज को देखेंगे कि क्या क्या आप कवर करोगे। तो जब आप वास्तुकला पढ़ते हैं यूपी का, तो आप एंशिएंट टाइम पर हम बात करते हैं बुद्धिज्म से स्टार्ट कर सकते हो। आप बुद्धिज्म से, जैसे आप देखोगे बुद्धिज्म हो गया, या आप बात करें हम वैदिक काल भी उठा सकते हैं। लेकिन वैदिक काल के टाइम का आर्किटेक्चर नहीं बचा, क्यों? वैदिक जब जो हमारी जो वैदिक एज था या जो हमारा वैदिक टाइम था, हो सकता है उसमें जो आर्किटेक्चर्स बनाए गए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए गए वो लकड़ियों के हों, अभी तक नहीं बचे। लेकिन फिर हम देखेंगे कि चलो ठीक है, बुद्धिज्म टाइम के हम बात करते हैं, ऐसी मौर्यन टाइम का हम देखेंगे कि मौर्यन टाइम पर क्या हुआ। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे, ऐसे ही गुप्ता काल का देख लेंगे, गुप्ता टाइम पर क्या हुआ। और भी ऐसी मेडिवल इंडिया में देखोगे तो इस समय मेडिवल इंडिया के टाइम पर हम बात करेंगे तो इसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में आप पढ़ सकते हो कि दिल्ली सल्तनत ने यूपी में क्या बनाया, ये आपको पता होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत ने। ऐसे ही आप देखोगे मुगल्स ने क्या बनाया इंडिया में। ऐसे ही आप देखोगे सरकी डायनेस्टी,
सरकी डायनेस्टी आपको पता होना चाहिए, जौनपुर में है, इसका भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मॉडर्न इंडिया जब स्टार्ट होता है तो अंग्रेज आना स्टार्ट हो गए, मुगलों का पतन स्टार्ट हुआ, मुगलों को खत्म किया, अंग्रेजों ने बनाना स्टार्ट किया। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स आप देखोगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि संस्कृति कॉलेज जब मैं वाराणसी में पढ़ता था IIT BHU में, तो जब जाओगे आप स्टेशन की तरफ थोड़ा सा साइड में मुड़ जाओगे तो आपको संस्कृति कॉलेज दिखेगा, अंग्रेजों ने बनाया था। ऐसे ही आप, चलो ठीक है, आपको उसको याद नहीं है तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को देख लो, जो प्रयागराज यूनिवर्सिटी है जिसकी हम बात करते हैं, अभी भी उसका नाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उसकी हम बात करते हैं तो अंग्रेजों ने बनाया। तो इस समय हम मॉडर्न इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो भाई साहब ये ब्रिटिश टाइम के हम बात करेंगे, तो एक एक हम पॉइंट को कवर करेंगे कि ब्रिटिश टाइम पर क्या बना। अब क्वेश्चन सिंपल आ सकता है कि इंडिया में मुगल आर्किटेक्चर का जिक्र करो, या क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडिया में ब्रिटिश टाइम के आर्किटेक्चर का जिक्र करो, या ये आ सकता है कि एंशिएंट टाइम पर कौन कौन सी वास्तुकला जो यूपी में बनी है। तो आपको बुद्धिज्म में सारनाथ स्तूपा का जिक्र करना पड़ेगा। ऐसे ही आपने देखा होगा धर्मरज का स्तूपा के बारे में बात करना पड़ेगा। ऐसे ही आप देखोगे चौखंडी स्तूपा जो है सारनाथ में, उसका जिक्र करना पड़ेगा। या हम बात करते हैं मौर्य काल का जो इनका एक पिलर था उसका जिक्र करना पड़ेगा। ऐसे ही हम बात करते हैं गुप्ता काल की बात कर रहे हैं तो गुप्ता काल के मंदिर हैं जो आप देखोगे, टेम्पल्स हैं जो यूपी में है। आप जैसे हम बात करें देवगढ़ में आप देखोगे 10 अवतार टेम्पल है, उसकी बात कर सकते हो, या भीतरगांव टेम्पल की बात कर सकते हो जो कानपुर में है। तो ये जो एग्जांपल्स आपको याद होंगे तभी आप मेंस का अच्छे से आंसर लिख सकते हो। तो चलिए इस टॉपिक को एक बार आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि पहले क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल यहां से पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के आर्किटेक्चर का डिस्कस करें, या उत्तर प्रदेश में कौन कौन से आर्किटेक्चर हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनका जिक्र करें। तो आपको या तो वो स्पेसिफिक पूछ सकता है कि आप ऐसा बताइए कि मुगल काल के आर्किटेक्चर का जिक्र करें, तो आपको मुगल काल का लिखना पड़ेगा। मौर्यन काल का पूछ सकता है, गुप्ता काल का पूछ सकता है, या बुद्धिज्म से रिलेटेड पूछ सकते हैं, या फिर अंग्रेजों के टाइम पर जो आर्किटेक्चर था उसका जिक्र पूछा जा सकता है। फिर उसका महत्व पूछेगा, सिग्निफिकेंस क्या है। तो कभी भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मान लेते हैं, चलो हम एक क्वेश्चन ही बना देते हैं, क्वेश्चन एक सिंपल बन रहा है। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, आपको सिंपल क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में मुगल वास्तुकला का जिक्र करें और उसके महत्व को बताएं, उसके महत्व को बताएं। तो आप बताइए कि आपको सिंपल अब आंसर पता होगा। ऐसा क्वेश्चन एक बन सकता है और कई डायमेंशन में बन सकता है। एक क्वेश्चन आपको यहां दिख गया। दूसरा हम देख लेते हैं, फोल्क डांस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से फोल्क डांसेज हैं, उनका जिक्र करें और उनका क्या महत्व है। ऐसे ही फोल्क सॉन्ग का किया जा सकता है, या दोनों को मिला के किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के फोल्क डांसेज एंड फोल्क सॉन्ग के बारे में वर्णन करें। तो आपको पता होना चाहिए तभी आप लिख पाओगे। तो टॉपिक बहुत सिंपल है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसी को हम समझाने के लिए इस क्लास को कर रहे हैं। तो सिंपल है कि कोई आंसर लिखा जाता है, आपको परिचय लिखोगे। तो उत्तर प्रदेश में मुगल काल कब स्टार्ट हुआ, मुगल काल के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि मुगल काल भाई कैसे स्टार्ट हुआ। तो मुगल काल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1526 में कैसे मुगल काल आया। ठीक है, कौन कौन से वास्तुकला है उनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि हम वास्तुकला की बात करें तो स्टार्ट करते हैं, बाबर ने स्टार्ट किया तो बाबर ने कुछ बनवाया, आपको पता होगा तो उसका जिक्र करो। या हुमायूं ने क्या बनवाया उसका आपको जिक्र करो, पता है तो। ठीक है, ऐसे ही आपको देखोगे हम बात करते हैं अकबर की, अकबर ने कुछ बनवाया है तो उसका जिक्र कर सकते हो। ऐसे ही हम बात करते हैं जहांगीर की बात करते हैं, उसने कुछ बनवाया उसका आप जिक्र कर सकते हो। ऐसे ही हम बात करते हैं शाहजहां ने कुछ बनवाया है तो उसका आप जिक्र करो। समझ गए, सबके बारे में पता होना। जैसे मान लेते हैं, लेट एग्जांपल शाहजहां की बात कर लेते हैं कि उन्होंने ताजमहल बनवाया तो आपको ताजमहल के बारे में लिखना पड़ेगा
ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं, मान लेते हैं अकबर है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाया, फतेहपुर सीकरी बनवाया, तो फतेहपुर सीकरी में बहुत सी बिल्डिंगें बनवाई। आप देखोगे फतेहपुर सीकरी में पंचमहल भी है, समझ गए, आप देखो बुलंद दरवाजा भी है, आप उसका भी जिक्र कर सकते हो, समझ गए। आप देखोगे वहां पर जामा मस्जिद भी है, वहां पर आप देखेंगे कि सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, ये सब जिक्र कर सकते हो। ऐसे ही आप देखोगे कि आगरा किला भी बनवाया है, उसका जिक्र कर सकते हो। तो आपको सबके बारे में फिर आपको बताना है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस आपको प्रूव करना पड़ेगा। अच्छे तरीके से पॉइंट्स लिख के पढ़ोगे, टूरिज्म के बारे में लिख दोगे कि टूरिज्म, आप ऐसे कर सकते हो कि दीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोमोट्स टूरिज्म, क्या करते हैं, प्रोमोट्स टूरिज्म, टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। जिसमें आप सबसे अच्छा एग्जांपल दे सकते हो, एग्जांपल ताजमहल का दे सकते हो कि ताजमहल पर कितने, आप देखोगे कितने टूरिस्ट आते हैं। तो फॉर एग्जांपल ताजमहल, जो फॉरेनर्स जो आते हैं, जैसे यूपी में फॉरेनर्स आए लगभग, यूपी में फॉरेनर्स लगभग 14 लाख आए इस बार, समझ गया, 14 लाख था इस बार का डेटा, उसमें मैक्सिमम कहाँ है, ताजमहल में आए, ऐसा लिख सकते हो। दूसरा क्या है कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी बढ़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, समझ गए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। तो बोलेगा सर ये कैसे बढ़ाते हैं, तो आप देखोगे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो हमारी एक दूसरे को यूनिटी बढ़ाते हैं। जैसे हम बातें हैं फतेहपुर सीकरी में, तो फतेहपुर सीकरी जब जाते हो फतेहपुर सीकरी में, तो फतेहपुर सीकरी में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, वहां देखोगे कि हिंदू जो कल्चर को भी बहुत अच्छे से, हिंदू कल्चर को भी उसकी बिल्डिंग में अच्छे से दिखाया गया है। आप जैसे देखोगे कि उल्टा कलश है, वो आपको फतेहपुर सीकरी में दिखाया गया है, आप उसका जिक्र कर सकते हो, समझ गए। जो वहां का जो लोग घूमने गए होंगे वो जानते होंगे कि किस तरीके से फतेहपुर सीकरी में डिफरेंट बिल्डिंग्स हो, कितने अच्छे तरीके से, चाहे उसमें गुजरात की कल्चर हो, चाहे उसमें हिंदू कल्चर हो, चाहे पार्सियन कल्चर हो, हर तरीके से उसमें अच्छे तरीके से कनेक्ट किया गया है। तो ये दिखा सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या दिखा सकते हो, आप देखोगे कि जो हमारा आर्किटेक्चर है उसका महत्व क्या है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट कर रहा है, टूरिज्म को। तीसरा लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट करते हैं, लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट करते हैं। लोकल इकोनॉमी क्या होती है कि आप देखोगे ताजमहल ने कितने लोगों का भला किया है, आगरा के आसपास कितने लोगों के होटल्स चल रहे हैं, कितने लोग वहां पर अपने जो लोकल क्राफ्ट्समैन हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है ड्यू टू टूरिज्म, ऐसे आप दिखा सकते हो, टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, फोर्थ हम पॉइंट की बात करते हैं, प्रमोशन ऑफ आवर कल्चर, प्रमोशन ऑफ आवर कल्चर। तो ऐसे भी दिखा सकते हो, हमारी संस्कृति को, जो आर्किटेक्चर होते हैं हमारी संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से पॉइंट हैं। फिर आप कंसर्न लिख दोगे कि कंसर्न्स क्या है, कंसर्न्स क्या है अभी, तो कंसर्न्स में आप बात करोगे, कंसर्न में बहुत सी दिक्कतें हैं। क्या है, आप देखोगे इनका केयर नहीं किया जा रहा है, या आप देखोगे क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज आप लिख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज, या क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन आप लिख सकते हो, क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, ताजमहल का आप देखोगे एग्जांपल, ताजमहल का जो संगमरमर है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। ताजमहल जो है वो क्या हो रहा है, उसका कलर एक तरीके से कलर उसका क्या फेड हो रहा है, ताजमहल इज फेडिंग। क्यों फेडिंग हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। आप देखोगे कि एसिड रेन होती है, एसिड रेन, तो एसिड रेन का अच्छे से दिखा दो, ड्यू टू एसिड रेन। जैसे आप देखोगे एसिड रेन में क्या होता है, H2SO4 है, H2SO4 है, और वो मार्बल से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, इसको फेड कर देगा, ऐसे करके आप दिखा सकते हो। और क्या कंसर्न है, कंसर्न ये लिख दोगे कि आप देखोगे तोड़फोड़ हो जाती है, समझ गए, लोग उस पर लिख देते हैं, या कि आप देखोगे उसका मेंटेनेंस नहीं है, लो मेंटेनेंस आप लिख सकते हो, लो मेंटेनेंस आप लिख सकते हो, लो मेंटेनेंस, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर आप देखोगे गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव है, ये जो अब आप समस्याएं बताते हैं कि आपने क्वेश्चन लिखा कि ये है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। हमारा मकसद इस क्लास का है कि आपको मेंस लिखना सिखाया जाए। जब हम टॉपिक पढ़ते हैं उसको पहले ही से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली जाए, ये नहीं कि हमने रट्टा मार लिया और चलेगा एग्जाम देने, नहीं कुछ होने वाला। आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, सोच समझ के पढ़ना पड़ेगा। फिर हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, इनिशिएटिव कि आप देखोगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर कंजर्वेशन ऑफ यूपी आर्किटेक्चर। यूपी आर्किटेक्चर के लिए क्या क्या है, समझ गए, यूपी आर्किटेक्चर को कंजर्व करने के लिए। तो बहुत देखोगे, एक तो आप देखोगे कि हमारे
हमारे एक्ट भी है, एक्ट आप लिख सकते हो, या आप हमारे संविधान के प्रोविजंस भी लिख सकते हैं। गवर्नमेंट के आप देखो, गवर्नमेंट हमारा संविधान भी तो बताता है, तो प्रोविजंस ऐसे लिख सकते हो कि प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में क्या है भाई साहब, बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं जो इसको प्रमोट करते हैं कि हमारी जो हेरिटेज है उसको कंजर्व किया जाए। तो आप देखोगे आर्टिकल 49 का जिक्र कर लोगे, आर्टिकल 51 ए एफ का जिक्र कर लोगे, समझ गए। ऐसे ही आप देखोगे, आपने देखा होगा एक एक्ट है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड ऐसे करके एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट आपने देखा होगा। ये 1958 में आया था। इसका मकसद ही था कि जितने भी हमारे हेरिटेज हैं उसको क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए। इसके बारे में जिक्र कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, अडॉप्ट हेरिटेज, ऐसे एक इनिशिएटिव चलाया इंडियन गवर्नमेंट ने, अडॉप्ट ए हेरिटेज, इसको आप लिख सकते हो, अडॉप्ट ए हेरिटेज ऐसे एक चलाया है। आप देखोगे एक ताज ट्रिपेजियम जोन बनाया है कि कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री जो पॉल्यूशन करती है वो हमने यहाँ पर बना सकते। आपने देखा होगा ना, ताज ट्रिपेजियम जोन बनाया कि आगरा के आसपास कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं लगा सकते जो पॉल्यूशन को प्रमोट कर रही हो। फिर ऐसे आप कर सकते हो, बे फॉरवर्ड करोगे। बे फॉरवर्ड क्या करोगे, बे फॉरवर्ड कर दोगे कि बे फॉरवर्ड ये कर दोगे कि हमारे लिए जो हमारा हेरिटेज है वो हमारी संस्कृति को बताता है, हमारी क्या है, हमारे कल्चर को प्रमोट करता है, समझ गए, हमारे कस्टम को प्रमोट करता है और हमारे टूरिज्म को बढ़ाता है। और यही टूरिज्म हमें 5 या यूपी की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में सपोर्ट कर सकता है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में सपोर्ट कर सकता है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में सपोर्ट कर सकता है। ऐसे करके आप बे फॉरवर्ड कर सकते हो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में। तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, उस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करोगे। कि उत्तर प्रदेश में मुगल वास्तुकला का जिक्र करें, उसके महत्व को बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध वास्तुकला का जिक्र करें, उसका महत्व बताएं। सिमिलर अप्रोच होगा, बस यहाँ पर कंटेंट बदलेगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो देखते हैं, हमारी पीपीटी में और अच्छा कंटेंट है, आप उसको देख सकते हैं। ये हमने अभी अप्रोच बताया कि कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। तो चलिए विस्तार से पढ़ते हैं, अब जानते हैं। तो टॉपिक हमारा पहले ही हमने आपको समझा दिया, अभी तक जस्ट हम आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करा रहे थे कि भाई पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्या इससे सीखेंगे, क्या आप सीख सकते हो, क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये सब चीजें देखेंगे। तो चलो वास्तुकला, उनका महत्व, लोक नृत्य और लोकगीत के बारे में देखेंगे। तो प्राचीन आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश के पास बहुत से ऐसी वास्तुकला हैं, बहुत से आर्किटेक्चर्स हैं जो प्राचीन बौद्ध काल के टाइम से आप देखोगे यूपी में है, चाहे वो मुगल से रिलेटेड हो, चाहे यूरोपियन जो फोर्सेज आए तो उनसे रिलेटेड हो, इनके बारे में देखेंगे और इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश के वास्तुशिल्प चमत्कारों में बौद्ध स्तूप आप देखोगे, बौद्ध स्तूप के बारे में पढ़ोगे। बिहार भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, प्राचीन मठ भी हैं यहाँ पर, टाउनशिप भी बने, किले भी बने, द्वार भी बने, महल भी बने, मंदिर भी बने, मस्जिद भी बने, मकबरे, स्मारक बहुत से हैं। ये सब आर्किटेक्चर में आएंगे और देखेंगे इसके बारे में कौन कौन से आर्किटेक्चर। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में बौद्ध वास्तुकला कैसे आया। तो आप देखोगे कि बुद्ध जी ने सबसे पहले बात, जब ज्ञान प्राप्त हुआ था बुद्ध जी को, ठीक है, तो बुद्धिज्म आप देखो, जो बुद्ध धर्म है वो आया कैसे। जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है बौद्ध गया में, तो वो सबसे पहले जो अपना सरमन देते हैं वो कहाँ देते हैं, सारनाथ में देते हैं, सारनाथ में। तो सबसे पहले धम्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में हुआ। सारनाथ में इन्होंने, इसीलिए बुद्ध से रिलेटेड जितनी भी पवित्र जगह हैं वो सारनाथ में आपको कई स्तूपा मिल जाएंगे, तो इसका जिक्र करना पड़ेगा। फिर आप देखोगे कि सारनाथ में भी कुछ जगह है, फिर आप देखो कुछ स्तूपा आप देखोगे कौशाम्बी में भी गौतम बुद्ध जी ने बहुत सी जगह टाइम दिया था, तो यहाँ का भी कुछ जिक्र कर सकते हो। ऐसे ही आप देखो उनकी जो डेथ हुई थी, समझ गए, जब डेथ हुई तो कुशीनगर में भी आप देखोगे, कुशीनगर में भी इनसे रिलेटेड स्तूपा है, समझ गए।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं, पहले हम सारनाथ का ही कवर कर लेते हैं। ज्यादा मान लो यहाँ पर कौशाम्बी या कुशीनगर में आपको याद नहीं रहता तो सारनाथ का ही आप इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर को अच्छे से कवर कर सकते हो और बता सकते हो। तो पहला जो है धमेक स्तूपा के बारे में पढ़ सकते हो। आपने बहुत देखा होगा जो लोग सारनाथ जाते हैं, तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बुद्ध धर्म से रिलेटेड आप क्या करिए, आर्किटेक्चर का जिक्र करिए, तो धमेक स्तूपा के बारे में आप लिख सकते हो कि धमेक स्तूपा कहाँ पर है, सारनाथ में है। इसकी विशेषता पता होना चाहिए कि हम बात करें यहाँ पर पत्थर है, फिर धीरे धीरे ये ईंटों से बनाया गया है, और यहाँ पर कुछ मानव आकृतियों को भी दिखाया गया है। जिन लोगों ने घूमा होगा वो बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे। तो धमेक स्तूप का निर्माण लगभग 500 ईस्वी पूर्व में महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। यह भी आपको पता होना चाहिए, अशोक द्वारा। और हम बात करें एक निर्मित एक पुरानी संरचना के स्थान पर किया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। और देख लेते हैं इसके बारे में और क्या है। आधार पर स्तूप का जो व्यास है ना वो 28 मीटर है। आपने देखा होगा कि पहले एकदम यदि इसकी हम बात करें कि जो इसका बेस है वो 28 मीटर है, फिर ये छोटा हो जाता है, फिर आपने देखा होगा कि छोटा हो जाता है, ये कम है। और आंशिक रूप से ये किससे बना है, ऊंचाई हम बात करें तो ये 43 मीटर है, जो आंशिक रूप से पत्थर से बना है और कुछ ईंट से बना है। तो नीचे का पोर्शन है वो समझ गया पत्थर से बना है, जो गुप्त मूल की नाजुक पुष्प नक्काशी से भी सुपुत है। यहाँ पर देखोगे बहुत सी नक्काशी भी हुई है, ये गुप्ता काल में हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो अच्छे से। फिर हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो आर्किटेक्चर है सारनाथ में वो है धर्मराज का स्तूप। और ये धर्मराज का जो स्तूप था ये अब वहां पर कोई इसका रिमेंस नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है और सब तोड़वा दिया। एक लोकल राजा थे उसी रीजन के, वाराणसी के आसपास, उन्होंने क्या किया, अपना घर बनवाने के लिए इन्होंने धर्मराज का स्तूपा को पूरा तोड़वा दिया और उसकी ईंट अपने घर में लगा दी। समझ गया। उसमें एक क्या बोलते हैं, एक तरीके का ताबूत भी निकला था, उस ताबूत को फेंकवा दिया गंगा में। आप ऐसी हिस्ट्री पढ़ोगे जब वहां जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक धर्मराज का स्तूपा एक टाइम पर बहुत बड़ा था, अब इसका क्या है, बिल्कुल इसकी बस केवल जो होती है एक देखोगे ग्राउंड पर थोड़ी थोड़ी इतनी 2-3 ईंटें ऐसी इतनी ऊंचाई का बचा हुआ है, ऐसे खाली है, आप देखोगे बस इतना ही पोर्शन बचा हुआ है। समझ गया, ज्यादा ऊंचा भी पोर्शन नहीं बचा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सारनाथ में धर्मराज का स्तूप के निर्माण के 5 चरण मौर्य और प्रारंभिक मध्यकालीन काल के हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये लगभग 13 मीटर व्यास वाली एक छोटी गोलाकार संरचना हुआ करती थी। 18वीं शताब्दी के दौरान स्थानीय राजा के एक मंत्री के आदेश पर इसे ढा दिया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए, जो हमने आपको पहले ही बता दिया। तीसरे हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं सारनाथ में, तो चौखंडी स्तूप है। और ये स्तूप गुप्ता काल के टाइम पर बनाया गया था, ये आपको, और इसके ऊपर जो आपको ऑक्टागोनल एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये मुगल के टाइम पर बनाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। मुगल टाइम पर बनाया गया था, मुगल के समय बनाया गया था, ये अच्छे से आप कनेक्ट कर सकते हो, तो इसको भी लिख सकते हो। लेकिन ये जो स्तूपा है तो ये जो किससे रिलेटेड है, गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। चौखंडी स्तूप सारनाथ में एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप है। ये बनाया क्यों गया था, इसलिए बनाया गया था कि कुछ जो इनके बुद्ध जी के जो चेले थे वो गया से यहाँ आए थे मिलने, तो जब महात्मा बुद्ध यहाँ पर बैठे थे यहीं पर, तो वहाँ पर पहली बार मिलने आए थे, तो इसी पवित्र जगह पर एक स्तूपा बना दिया, उसका नाम क्या दे दिया, चौखंडी स्तूप। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो माना जाता है कि चौखंडी स्तूप का निर्माण गुप्त काल के दौरान 4वीं और 6वीं शताब्दी के बीच उस स्थान को चिन्हित करने के लिए किया गया था जब भगवान बुद्ध और उनके पहले शिष्य बौद्ध गया से सारनाथ की यात्रा के दौरान मिले थे। ये पहले ही हमने आपको समझा दिया, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देख लेते हैं, अब हम मंदिर की, अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि टेम्पल आर्किटेक्चर यूपी में क्या है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर एंशिएंट टाइम की हम बात करें तो एंशिएंट टाइम पर हम गुप्ता काल के कुछ मंदिर हैं यूपी में, वो आपको पता होना चाहिए उनके बारे में। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए 3 हैं, आप उनको याद कर सकते हो। जैसे 10 अवतार टेम्पल, इसके बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पर है, बुंदेलखंड रीजन में आता है, देवगढ़ में। समझ गए, ये आपको पता होना चाहिए, देवगढ़ में। फिर हम बात करते हैं भीतरगांव टेम्पल है, लगभग टेराकोटा से बनाया गया, ये कहाँ पर है, कानपुर में है। ऐसे ही आप देखोगे एक और टेम्पल है, क्या है, आपने देखा होगा कोहम टेम्पल। समझ गए, तो ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, लगभग देवरिया में है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। तो चलिए देखते हैं, तो 10 अवतार मंदिर के बारे में आप देखते हैं, ठीक है। हाँ,
तो दशावतार मंदिर के बारे में देखते हैं कि ये कहाँ पर है, देवगढ़ में है। तो दशावतार मंदिर विष्णु मंदिर है, जिसको विष्णु मंदिर भी बोलते हैं। सबसे पुराने जीवित हिंदू पत्थर मंदिरों में से एक है। 500 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में बनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये लोकेशंस आप देख सकते हो। और भगवान विष्णु को समर्पित ये अति सुंदर गुप्ताकालीन मंदिर उत्तर भारत का सबसे पुराना ज्ञात पंचायत मंदिर है, जो एक स्टाइल है। आप जब देखोगे कि जितने भी नागर स्टाइल में जो मंदिर बनते हैं वो पंचायत स्टाइल में बनते हैं। आपने पढ़ा होगा कि आपने देखा होगा कि नागर स्टाइल क्या है, द्रविडियन स्टाइल क्या है, मंदिर की जो स्टाइल्स होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ो तो उसमें मंदिर के टाइप होते हैं, समझ गए। वेसर स्टाइल भी आपने देखा होगा कि दोनों को मिक्स करके बनाई जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे चलते हैं। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10 अवतार टेम्पल के बारे में आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। और यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर क्या दिखाया गया है। इस मंदिर में गंगा और यमुना की आकृतियां गर्भगृह की ओर जाने वाली नक्काशीदार द्वार को सुशोभित करती हैं। जब आप मंदिर के गर्भगृह क्या होता है कि जब भी कोई मंदिर बनता है, जैसे हम बात करते हैं ये मंदिर है, मान लेते हैं मंदिर ये है, ठीक है, मंदिर ये है, तो ये देखोगे कि ये शिखर है, ये कलश यहाँ पर होता है, जहां पर मूर्ति रखी जाती है गर्भगृह होता है। तो जब प्रवेश द्वार आप करते हो तो प्रवेश द्वार में जितने भी नागर स्टाइल में मंदिर बनते हैं वहां पर गंगा और यमुना को दिखाया जाता है द्वारों पर। तो जैसे ही आप प्रवेश द्वार में, यहाँ पर क्या हमारे देव को दिखाया जाता है, जो भी, चाहे भगवान विष्णु की हो चाहे किसी की हो, समझ गए। तो ये जैसे ही प्रवेश द्वार पर जाओगे तो यहाँ पर गंगा और यमुना के फोटो बने हुए हैं। तो ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि गंगा और यमुना की आकृतियां गर्भगृह की ओर जाने वाले नक्काशी द्वार को सुशोभित करती हैं। बगल की दीवारों पर बड़े नक्काशीदार पैनल वैष्णव पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाते हैं कि मतलब जो कथाएं हैं, जो मान लीजिए इधर हैं, मान लो यहाँ पर जो भी पैनल बने हुए हैं तो यहाँ पर सीन्स बने हुए हैं कि प्राचीन काल के जो कथाएं होती थी उसके दिखाए गए हैं, समझ गए। ये पैनल अद्वितीय है और दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। शिखर वास्तुकला को पहली बार यहाँ 5वीं-6वीं शताब्दी में पेश किया गया था। तो ये पहला ऐसा मंदिर है कि जिस मंदिर पर, पहले मंदिर फ्लैट होते थे, लेकिन ये पहला गुप्त काल का ऐसा मंदिर है जिसमें शिखर दिखाया गया है, समझ गए। शिखर जैसे ऊंचे जहां गर्भगृह होता है उसके ऊपर ऊंचाई ले जाने की कोशिश करते हैं, स्लोप बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये पहला ऐसा मंदिर है यहाँ पर स्लोप बनाया गया है, एक तरीके से शिखर बनाया गया है, समझ गए। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलो अब देख लेते हैं दूसरा, हम बात करें भीतरगांव टेम्पल कानपुर। हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो गुप्ता काल के टाइम पर भीतरगांव मंदिर भी है कानपुर में। और ये भीतरगांव मंदिर एक सीढ़ीदार ईंट की इमारत है जिसके सामने एक टेराकोटा पैनल है। आप जाओगे, जैसे ईंट का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ऊपर चढ़ोगे, ये टेराकोटा से बना हुआ एक मंदिर है, समझ गए। ये आपको पता होना चाहिए। पहले और बड़ा हुआ था लेकिन ये टूट के छोटा रह गया, ठीक है। तो गुप्ता साम्राज्य के दौरान 6वीं शताब्दी में निर्मित यह छत और ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना जीवित टेराकोटा हिंदू मंदिर है। हालांकि 18वीं शताब्दी में इसके ऊपरी कक्ष को कुछ क्षति हुई, वो टूट गया। भाई ये पुराना मंदिर था तो टूटता रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। मंदिर एक चौकोर योजना पर बना है जिसके दोहरे कोने हैं। इसका मुख पूरब की ओर है। तो आप देखोगे कि जितने मंदिर बनते हैं कोशिश की जाती है कि उसका मुख पूरब की तरह हो। क्यों हो? जैसे ही सूरज निकले, सूरज की पहली रोशनी मंदिर के पास जानी चाहिए। ये तो सब पता होगा ना। पंचायत स्टाइल, आप नागर स्टाइल जब पढ़ोगे उसमें ये बेसिक चीजें होती है कि हिंदू टेम्पल जो बनते हैं वो सूरज की पहली रोशनी जाना चाहिए। तो गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा पिरामिड नुमा शिखर है। दीवारों को टेराकोटा पैनलों से सजाया गया है जिनमें जली राक्षसों को दिखाया गया है, शिव जी को दिखाया गया है, विष्णु को दिखाया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हम देख लेते हैं, इससे एक और मंदिर यहाँ पर नहीं लिखा है उसका भी हम देख लेते हैं। काहोम टेम्पल आपको पता होना चाहिए। काहोम टेम्पल भी है यहाँ पर। काहोम टेम्पल कहाँ पर है? तो ये काहोम टेम्पल है, ये देखोगे देवरिया में, समझ गए। ये कहां पर है? देवरिया में है, यूपी में, देवरिया यूपी में। और ये स्कंदगुप्त के टाइम पर बनाया गया था। स्कंदगुप्त के टाइम पर बनाया गया था। स्कंदगुप्ता टाइम पर बनाया गया था। और इस मंदिर में आप देखोगे जैन धर्म से रिलेटेड कुछ मूर्तियां भी मिलती हैं। जैन धर्म से, जैन रिलीजन से भी रिलेटेड यहाँ पर मूर्तियां मिलती हैं। ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। तो काहोम टेम्पल का भी आप जिक्र कर सकते हो। तो इतना ही क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में टेम्पल आर्किटेक्चर का जिक्र करें तो ये 3 तो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही हम बात करते हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो अभी बना है। ये तो सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को
अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक किया। तो ये जो राम मंदिर है इसका भी आप आर्किटेक्चर और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या है, क्यों, किसने बनाया है, क्या इसकी डिजाइन है, कौन सी स्टाइल में बनाया गया है। तो नागर स्टाइल में इसको बनाया गया है, समझ गए। तो नागर स्टाइल में इसको बनाया गया है, नागर शैली में इसको बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो देखते हैं इसके बारे में। तो भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पारंपरिक नागर शैली में किया गया है। कौन सी शैली में किया गया है? नागर शैली में, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी लंबाई पूरब से पश्चिम की हम बात करें तो 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है, ऊंचाई 161 फीट है। तो ये थोड़ा आप ये थोड़ी डायमेंशंस आप याद करते हो तो थोड़े अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं भी याद करते हो तो आप अपनी सिंपल भाषा में लिख सकते हो कि इस मंदिर का महत्व क्या है, ये मंदिर क्यों बनाया गया है, इसको भी आप लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आप जरूरी कि अच्छे तरीके से फैक्ट ही याद कर पाओ, ठीक है। कभी कभी फैक्ट नहीं याद रहते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ, अब देख लेते हैं। यह कुल 392 स्तंभों और 44 दरवाजों द्वारा समर्पित है। यह कुल 392 स्तंभों और 44 दरवाजों द्वारा समर्थित। तो इसमें स्तंभ भी पूछे जाते हैं, कितने पिलर हैं, तो पिलर भी आप याद कर लो, ठीक है। ये आप लिख सकते हो क्योंकि नया मंदिर है तो इसलिए। अब देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या किया। एंशिएंट टाइम के जो टेम्पल्स थे, स्तूपा थे, उनका जिक्र कर लिया। अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन हमने जैसे अभी क्वेश्चन पूछा था कि मुगल काल के आर्किटेक्चर के बारे में जिक्र करो। तो मुगल टाइम पर कौन कौन से आर्किटेक्चर बने, तो यूपी में इंडो इस्लामिक वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे। तो 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम शासन की स्थापना ने दो महान स्थापित परंपराओं को एक साथ ला दिया, मतलब भारतीय परंपरा और पर्शियन परंपरा, मतलब इस्लामिक कल्चर को एक साथ मिला दिया। आप देखोगे इंडो इस्लामिक वास्तुकला की विशेषताएं देखोगे, इस्लामी देशों में इमारतें ईंटें, चूने और गारे से बनाई जाती थी, ये उनकी कल्चर थी। और दूसरा क्या है, आप ये भी देखोगे कि उनकी जो स्टाइल होती थी उस आर्किटेक्चर में आप देखोगे आर्क बहुत होते थे, आर्क। आप इस्लाम में जितने भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, चाहे मस्जिद देखोगे तो उस मस्जिद में ये आर्क दिखेगा, डोम दिखेगा, तो आपको डोम्स दिखेंगे, वॉल्ट्स दिखेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। मेहराबे होंगे, गुम्बद होंगे, तहखाने होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देखोगे इस्लामिक आर्किटेक्चर की विशेषताएं भी पूछी जाएं तो आप आर्क लिखोगे, डोम्स लिखोगे, वॉल्ट्स लिखोगे और पित्रादूरा का भी जिक्र कर लोगे। पित्रादूरा भी बहुत अच्छे से यूज किया गया था। इसको कहां यूज किया गया था, आप देखोगे ताजमहल में। अब ये पित्रादूरा होता क्या है, तो ये देखो, जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसके यहाँ पर जो सबसे जो दीवार होती है उसके नीचे दीवार पर जो डिजाइन की जाती है महंगे पत्थरों से, समझ गए, सेमी प्रीशियस स्टोन से, उसी को बोलते हैं दूरा पित्रा। आप जाओगे ताजमहल में, ताजमहल देखने जाओ तो वहां पर बहुत छोटे छोटे पत्थरों को डिजाइन की गई और वो डिजाइन इतनी अच्छी लगेगी, मजा आ जाएगा, उसी को बोलते हैं पित्रादूरा। तो ये पूछा जाए कि बताओ इस्लामिक आर्किटेक्चर की क्या क्या विशेषताएं, तो ये सब लिखना पड़ेगा। पित्रादूरा, मेहराब होते हैं, गुम्बद होते हैं, तहखाने होते हैं, आर्क होते हैं, समझ गए। और भी आप चीज देखोगे कि वहां पर जो डिजाइन्स होती हैं वो अरब के स्टाइल में होंगी, इस स्टाइल में होंगी, स्टार वहां पर बने होंगे, मोटिव्स बने होंगे, जियोमेट्रिक्स डिजाइन्स होंगी वहां पर, समझ गए, पेंटागोन्स होंगे, हेक्सागोन्स बने होंगे, सर्कल्स बने होंगे, गार्डन्स बनाए गए होंगे। तो गार्डन्स होते हैं, आपने देखा हो राम बाग, चार बाग, खुसरो बाग। तो जब भी कोई आर्किटेक्चर बनेगा तो उसमें भाई साहब बाग भी होगा और उसमें पानी बहता होगा। क्यों? ये मुगल काल की, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर की विशेषता है कि पानी छोड़ेंगे तो ये ठंडा रहता है और ये यहाँ पर क्या होगा, पेड़ पौधे लगा देंगे तो ये भी एक आर्किटेक्चर की विशेषता है, समझ गया। बाग, गार्डन्स होते हैं। आप एक और विशेषता बताते हैं आपको, किसी भी इस्लाम आर्किटेक्चर को देखने चले जाओ, वहां पर किसी इंसान की मूर्ति नहीं बनेगी क्योंकि वो उनके धर्म के खिलाफ है। किसी इंसान की नहीं, नेचर का होगा, चिड़िया का फोटो बन सकता है, जियोमेट्रिक डिजाइन बन सकती है, लेकिन किसी इंसान का फोटो नहीं होगा। तो इसलिए जो इस्लाम को फॉलो करते हैं उनके घर में किसी की मूर्ति भी नहीं लगेगी, आपको दिखेगी, समझ गए, कि किसी का फोटो लगा लिया, उसकी पूजा कर रहे, नहीं। तो वही इंपैक्ट रिलीजन, आपको यही क्वेश्चन आ जाए कि रिलीजन कैसे आर्किटेक्चर को इंपैक्ट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। धर्म आर्किटेक्चर को इंपैक्ट करता है। आप देखोगे हिंदू धर्म में भगवान माने जाते हैं, तो हिंदू धर्म में बहुत भगवान माने जाते हैं। आप किसी मंदिर में चले जाओ तो वहां पर डिफरेंट देवी देवताओं के फोटो आपको बन जाएंगे, पत्थरों पर उकेरे गए। तो वो रीजन है कि धर्म
एक दूसरे से कनेक्टेड है, धर्म और आर्किटेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये चीजें आपको सब अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो देख लेते हैं कि अंडर द रिलीजियस इंजेक्शन मुस्लिम अवॉइडेड यूजिंग ह्यूमन फ्रेग्रेंस इंस्टीड। अब उन्होंने ह्यूमन फ्रेग्रेंस बनाना बंद कर दिया है, मतलब था ही नहीं। उन्होंने क्या किया, जियोमेट्रिक पैटर्न्स बनाना स्टार्ट किया, फ्लोरल पैटर्न्स बनाना स्टार्ट किया, फूल्स बनाना स्टार्ट किया, समझ गए, पित्रादूरा बनाना स्टार्ट किया। ये आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि इस्लामिक आर्किटेक्चर यूपी में कौन कौन है जो बहुत फेमस हैं। ताजमहल जिसका आप जिक्र करोगे, ताजमहल के बारे में आप लिख सकते हो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आर्किटेक्चर है यूपी में वो ताजमहल है, जो इस्लामिक आर्किटेक्चर में या मुगल आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसको आगरा का ताजमहल अपने संपूर्ण परिष्कार और सौंदर्यपूर्ण आनंद के साथ मुगल वास्तुकला की पराकाष्ठा का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यह आप लिख सकते हो। ताज की चमकदार सुंदरता को निर्दोष सफेद संगमरमर से तैयार किया गया है, जिसमें पित्राडूरा जैसी सजावटी विशेषताओं और श्लोक में मनोरम रूपांकनों का सौंदर्यपूर्ण उपयोग किया गया है। ये भी आप देख सकते हो कि यहाँ मोटिव्स बनाए गए हैं, समझ गए। और किसका यूज किया गया है ये आपको पता होना चाहिए, पित्रादूरा का बहुत अच्छे से यूज किया गया है। ये आप लिख सकते हो, अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। ऐसी आगरा किला का आप जिक्र कर सकते हो कि हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल दें कि मुगल काल के आर्किटेक्चर का कोई एग्जांपल दे दो, तो आगरा फोर्ट है, आगरा किला है। इसको किसने बनाया, इसको सम्राट अकबर ने बनाया, पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। कब बनाया, 1565 में, समझ गए। ये आपको पता होना चाहिए। ये और दूसरी चीज क्या है कि अभी ये पूछा जाए कि यूपी में वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है, तो हमने एक क्लास ली है, आप देख लेना। हमने एक क्लास ली है होलिस्टिक क्लास, उस क्लास में हमने कवर किया है बहुत अच्छे से। क्या कवर किया है कि उत्तर प्रदेश की रामसर साइट क्या है, उत्तर प्रदेश की नेशनल पार्क क्या है, उत्तर प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, उत्तर प्रदेश की वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है। तो 3 है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसमें बहुत अच्छे से बताया है, वहाँ आप देख सकते हैं। और सुबह सुबह इसी चैनल पर मैं 8 बजे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, आप भी उसको देख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो भैया 3 हैं, जिसमें आपने देखा फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ये भी क्या है, फतेहपुर सीकरी, ये भी मुगल आर्किटेक्चर है, समझ गए। दूसरा क्या है, रेड फोर्ट, जो रेड फोर्ट मतलब आगरा किला, आगरा किला, इसको आप लिख सकते हो आगरा फोर्ट। ये भी भाई साहब क्या है, अकबर ने बनवाया, ये भी फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाया। ताजमहल, तीसरा है ताजमहल। तो 3 है हमारे पास, और तीनों को तीनों मुगल आर्किटेक्चर हैं जो हमारे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं, और तीनों को तीनों कल्चरल साइट्स हैं, कल्चरल साइट्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो चलते हैं। किले के अंदर कई उत्कृष्ट इमारतें बनी हुए हैं, कहां पर, रेड फोर्ट हम बात कर रहे हैं, आगरा फोर्ट की, जिनमें मोती मस्जिद है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें जब हम आगरा फोर्ट में जाते तो यहाँ पर मोती मस्जिद है, यहाँ पर दीवाने आम है, जनता आ सकती है, जनता अपनी बात सुनाती थी राजा को। दीवाने खास है, जहाँ पर कुछ खास लोग ही आते थे, समझ गए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बुर्ज जहांगीर पैलेस भी है, खास महल भी है, शीश महल भी है। तो बहुत से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका भी आप जिक्र कर सकते हो, ठीक है। ऐसी फतेहपुर सीकरी भी है, ये हमारे मुगल आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी आगरा से 37 किलोमीटर दूर है, और जब सम्राट अकबर, जो अभी 28 वर्ष के नहीं थे, ने इंडो इस्लामिक वास्तुकला में पहला नियोजित शहर बनाने की योजना बनाई थी, समझ गए। अब देखो फतेहपुर सीकरी बसाने का एक स्टोरी है, बहुत से लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे हिस्ट्री क्या थी कि जब राजा अकबर, जो अकबर था, उसके बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, तो उस समय फतेहपुर सीकरी छोटा सा गांव था। वहां पर एक सूफी संत रहते थे जिनका नाम था सलीम चिश्ती। तो जब उनसे मिलने गया अकबर, तो अकबर को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारे पुत्र होगा, समझ गए। जब उनके पुत्र हुआ तो उन्हीं के नाम पर भाई साहब अपने पुत्र का नाम उन्होंने सलीम रखा, पता होना चाहिए, सलीम रखा। तो फिर देखा कि उन्हीं के आसपास रहने के लिए थोड़े रिलीजियस इंसान था, टॉलरेंस वाला इंसान था, उसने क्या किया, आगरा को छोड़ के वहां पर फतेहपुर सीकरी में पूरा का पूरा राजधानी बदल दिया। आगरा से राजधानी फतेहपुर सीकरी चेंज कर दी, पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। तो उसी की याद, फिर वहीं पर आप देखो उसी टाइम पर अकबर गुजरात लड़ाई करने गया, गुजरात जीत के आया, तब उन्होंने भाई साहब एक दरवाजा बनाया, जो बहुत बड़ा दरवाजा, आपको ये भी पता होना चाहिए, समझ गए, बुलंद दरवाजा। ये सब आपको चीजें पता होनी चाहिए जो इंटरकनेक्टेड है। तो फतेहपुर सीकरी में बहुत बड़ा आर्किटेक्चर है, जिसको आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। तो 1568 तक अकबर ने अपना साम्राज्य सुरक्षित कर लिया था, लेकिन उसका एकमात्र दुख यह था कि उसका कोई पुत्र नहीं था।
तो उसी लिए सलीम चिश्ती से मिलने गए थे सूफी संत जो थे, समझ गए, सीकरी गांव में रहते थे। तो संत ने 3 बेटों के जन्म की भविष्यवाणी की और जल्दी राजकुमार सलीम का जन्म हुआ जो बाद में सम्राट जहांगीर बने, समझ गए। अब ये देखो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब फतेहपुर सीकरी आप पास में हो ना तो जरूर घूमने जाना। हम यहाँ घूमने गए, बहुत अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बने। तो फतेहपुर सीकरी में जाओगे, जो आपको दिख रहा है ये पंचमहल है, पंचमहल है ये, यहाँ पर एक दिखेगा पंचमहल। पंचमहल क्या है? पंच का मतलब 5 स्टोरी है, 1 स्टोरी 2 3 4 5 स्टोरी, तो इसको पंचमहल बोलते हैं। इसके साइड में जाओगे तो जोधाबाई अकबर महल दिखेगा, समझ गए। और भी चीज साइड में आप जाओगे, जामा मस्जिद दिख जाएगी, फिर आप देखोगे बुलंद दरवाजा दिख जाएगा, फिर सलीम चिश्ती की दरगाह भी दिख जाएगी, सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। अकबर ने अपना आभार प्रकट करने के लिए सीकरी में एक शाही निवास बनवाया जो आगरा के साथ संयुक्त राजधानी के रूप में काम करेगा। उन्होंने नए शहर का नाम रखा फतेहपुर सीकरी, ये आपको पहले ही से पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि ये तो हमने फतेहपुर सीकरी के इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र कर लिया कि फतेहपुर सीकरी में पंचमहल है, जोधाबाई अकबर महल है, समझ गए, जामा मस्जिद भी है फतेहपुर सीकरी में, बुलंद दरवाजा भी है, समझ गए, बहुत बड़ा दरवाजा है, गुजरात को जीतने के बाद बनाया था। फिर वहां पर देखो सलीम चिश्ती की दरगाह भी है। अब हम देख लेते हैं कि लखनऊ में भी कुछ मुगल इंफ्रास्ट्रक्चर है या इस्लामिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका नाम है बड़ा इमाम बाड़ा। तो ये भी लिख सकते हो आसफी इमाम बाड़ा या बड़ा इमाम बाड़ा ही बोलते हैं। लखनऊ में यह विशाल संरचना 1784 में नवाब आसफ उद्दौला द्वारा बनाई गई थी और ये उस युग के वास्तु शिल्प चमत्कारों में से एक है। जो लोग लखनऊ में होंगे जरूर इसको देख के आए होंगे। यह है, इट इज सेंट्रल हॉल, इट इज सेड टू बी द लार्जेस्ट वोल्टेड चैम्बर इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा ऐसा वोल्टेड चैम्बर है, आप जाओगे इंटरकनेक्टेड है, समझ गए। तो ये देखोगे यहाँ पर एक तालाब सा ही बना है, यहाँ कोई बैठा होगा तो कोई भी दरवाजे में घुसेगा वो आदमी को तुरंत देख लेगा इस पानी में और तुरंत उसको तीर मार सकता है। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो इसके केंद्रीय हॉल को दुनिया का सबसे बड़ा गुम्बददार कक्ष कहा जाता है, ठीक है, इस ऐसे बनाया गया है। आंतरिक दीर्घाओं को छोड़कर पूरी संरचना में कोई लकड़ी का काम नहीं है, कोई लकड़ी का इसमें काम नहीं है। शिया मुसलमान अब इसका इस्तेमाल आज़ादारी के लिए करते हैं। तो अब जो शिया मुसलमान हैं वो इसको यूज़ करते हैं अपने, ठीक है, उनका एक त्यौहार होता है आज़ादारी जिसको बोलते हैं एक, ठीक है, डिफरेंट आप वो उनकी हिस्ट्री है, थोड़ा उसको आप देख सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण भूमिगत मार्ग है जिन्हें अवरुद्ध कर दिया गया है। पहले इसमें इंटरकनेक्टेड लाइन्स होती थी, समझ गए, सीढ़ी से होते हुए भूल भुलैया की एक श्रृंखला है जिसको लोग भूल भुलैया के नाम से जानते हैं। तो आप देखोगे कि भूल भुलैया में ऐसा है कि आप एक बार भूल भी सकते हैं रास्ता, तो पूरा घूमोगे तो मजा आएगा घूमने में, अभी जा सकते हो, देख सकते हो। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। भूल भुलैया यहाँ पर है, बड़ा इमाम बाड़ा यहाँ पर है, समझ गए। रूमी दरवाजा यहाँ पर है, उसको भी देख सकते हो। रूमी दरवाजा एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, रूमी दरवाजा। छोटा इमाम बाड़ा भी है यहाँ पर, छोटा इमाम बाड़ा, उसका भी जिक्र कर सकते हो। छोटा इमाम बाड़ा, यहाँ पर छोटा इमाम बाड़ा भी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से इस्लामिक आर्किटेक्चर हैं जो यूपी में है, समझ गए। अब देखोगे इमाम बाड़े के परिसर में ही भव्य आसफी मस्जिद भी है, आसफी मस्जिद भी है, ये लिख लोगे। साई बाबली भी है, ये लिख दोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे आपके पास सलीम चिश्ती का मकबरा, ये हमने आपको पहले ही बता दिया, फतेहपुर सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी में है। इसको आप अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो, समझ गए। सलीम चिश्ती का मकबरा जिसमें मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। ये सूफी संत सलीम चिश्ती की कब्रगाह है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वरियल प्लेस है ये। तो ये पहले क्या था, पहले रेड सैंडस्टोन में बनाया था, बाद में ये मार्बल का बनाया गया है, ये आप देख सकते हो। तो ये सफेद संगमरमर में बनाया गया है। खुसरो बाग देख लेते हैं कि खुसरो बाग कहाँ पर है, ये भी इस्लामिक आर्किटेक्चर है। तो खुसरो बाग आप देखोगे एक बड़ा ऐतिहासिक उद्यान है जिसमें जहांगीर की राजपूत पत्नी शाह बेगम, जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो मिर्जा और जहांगीर की बेटी निथार बेगम की कब्रें हैं। तो खुसरो बाग इसलिए बनाया गया है। तो ये है कहाँ खुसरो बाग, तो यूपी के प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। तो ये खुसरो बाग है, आपने देखा होगा जो लोग प्रयागराज में रहते हैं। इसमें कई दरगाह हैं। आप देखोगे 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी प्लानिंग बहुत सी यहाँ पर होती थी, प्रयागराज में लोग करते थे, तो यहीं खुसरो बाग में करते थे। ये भी आप इंपोर्टेंट बता सकते हो कि खुसरो बाग का भाई साहब हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में क्या क्या महत्व है। तो बहुत सी मीटिंग्स यहाँ पर हुई है खुसरो बाग में। तो हमारी एक तरीके से पैट्रियटिज्म को भी प्रमोट करता है, ये भी चीज आप कनेक्ट कर सकते हो। अब देख लेते हैं
यूपी में औपनिवेशिक वास्तुकला क्या है? तो अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश के रीजन में कई हस्ताक्षर संरचना जोड़ी हैं। उसमें उत्तर प्रदेश को औपनिवेशिक वास्तुकला के साम्राज्यवादी झुकाव से परिचित कराया गया था। तो जब आप देखोगे कॉलोनियल आर्किटेक्चर कब बनना स्टार्ट हुआ, कॉलोनियल आर्किटेक्चर तब बनना स्टार्ट हुआ जब मुगल काल थोड़ा समझ गया डिक्लाइन करना स्टार्ट हुआ, अंग्रेजों ने अपना विस्तार करना स्टार्ट किया, अंग्रेजों ने अपने हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, अंग्रेजों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया। समझ गए? आप देखोगे, चलो दिल्ली की बात कर लेते हैं, कन्नॉट प्लेस जो बनाया है वो क्यों? अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया था। तो ऐसे ही यूपी में आगरा से जब शासन चलाते थे या प्रयागराज में वो रहते थे तो उन्होंने आर्किटेक्चर बना रखा। लखनऊ में या फिर हम बात करते हैं वाराणसी में, तो उन आर्किटेक्चर की हम बात करेंगे, उसी वास्तुकला की बात करेंगे। इन्होंने बहुत से चर्च बनवाए, अंग्रेजों ने शैक्षणिक संस्थान बनवाए, आवासीय क्वार्टर बनवाए, महल बनवाए, एडमिनिस्ट्रेशंस बिल्डिंग्स बनवाई, उन सभी को देखेंगे। तो प्रयागराज में सबसे देखोगे कि प्रयागराज में देखोगे कुछ संरचनाएं ऐसी हैं जो उस समय की एक तरीके से कॉलोनियल माइंडसेट को दिखाती हैं, कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाती हैं, कॉलोनियल आर्किटेक्चर को दिखाती हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है प्रयागराज विश्वविद्यालय या प्रयागराज उच्च न्यायालय। तो जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ये किसने बनाया है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आप जिक्र कर लोगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ एक आर्किटेक्चर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किसका एग्जाम्पल है? ये भाई साहब अंग्रेजों के आर्किटेक्चर का एक एग्जांपल है। ऑल सेंट्स कैथेड्रल एशिया का सबसे बड़ा बेहतरीन एंग्लिकन कैथेड्रल है, ये आप देखोगे, ये भी एक अच्छा उदाहरण है, ये भी बनाया गया है। ऐसी मेयो मेमोरियल हॉल भी आप देख सकते हो। ये जो लोग प्रयागराज में रहते होंगे वो जरूर देखते होंगे जो ऐसा क्या ऐसा है। तो प्रयागराज में मेयो मेमोरियल हॉल का निर्माण 1879 में आर रोस्केल बेने ने करवाया था। ये आपको पता होना चाहिए, ये नाम पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि बताओ मेयो मेमोरियल हॉल किसने बनाया था? तो भैया मेयो मेमोरियल हॉल आर रोस्केल बेने ने करवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। और देख लेते हैं ऑल सेंट्स कैथेड्रल। ऑल सेंट्स कैथेड्रल की औपनिवेशिक संरचना, जिसे पत्थर चर्च के रूप में भी जाना जाता है, 19वीं शताब्दी में गौथिक वास्तुकला शैली में बनाई गई थी। तो ऑल सेंट कैथेड्रल इलाहाबाद में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसे 1870 में सर विलियम एमर्सन द्वारा डिजाइन किया गया था। ये देखो, ये देखोगे इलाहाबाद में आप जाओगे सिविल लाइन से उधर तो आपको ये दिख जाएगा ये आर्किटेक्चर। तो ये क्या है, किसने डिजाइन किया था? सर विलियम एमर्सन इन 1870। इसका भी आप जिक्र कर सकते हो। ऐसी वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय, जो लोग भाई साहब वाराणसी के हैं, काशी के हैं, वो इसको जरूर जानते होंगे। संस्कृत कॉलेज की वर्तमान इमारतों का निर्माण गोथिक शैली में किया गया था, अंग्रेजों ने किया था। आप देखोगे कि जब आप आर्किटेक्चर को देखोगे, अंग्रेजों के जो आर्किटेक्चर को देखो, उसकी विशेषताएं क्या है? उसमें लंबे लंबे आप देखोगे गुंबद आपको दिख जाएंगे, बड़ी बड़ी इसमें विंडो दिख जाएंगी, मोटी मोटी दीवारें दिख जाएंगी, समझ गए? और बड़ा जब विंडो होगा उसकी जो छत होगी वो ऊंचाई होगी। क्यों? अंग्रेज ठंडे में रहना पसंद करते थे, तो छत जब ऊंचा करेंगे तो उनको गर्मी नहीं लगती थी। तो उनका आर्किटेक्चर की ये सब विशेषताएं पता होनी चाहिए कि इनकी आर्किटेक्चर की विशेषताएं ये हैं कि भाई साहब ये क्या करेंगे कि ये एक तरीके से आप देखोगे कि आर्क भी दिखेंगे, समझ गए? बड़ा सा दरवाजा दिखेगा, बड़ी सी दीवार दिखेगी, छत ऊंची होगी, विंडो बड़ी होगी। तो ये विशेषताएं आप लिख सकते हो। तो 1916 में भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने एशिया के बेहतरीन वास्तुकला में से एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की इमारत का निर्माण शुरू करवाया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी कुछ हेल्प की थी। तो वो भी एक तरीके से कुछ इम्पैक्ट आपको दिखेगा कि एक तरीके से आर्किटेक्चर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी अंग्रेजों के आर्किटेक्चर की थोड़ी विशेषता दिखेंगी। बड़ी बड़ी आप देखोगे बड़ी बड़ी विंडो भी दिखेंगी। बीएचयू में हमने 4 साल पढ़ाई किया है, आईआईटी बीएचयू से। जितने भी पुराने जो बिल्डिंग्स हैं उसमें बड़ी बड़ी क्या लगी है, बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं, विंडो लगी हैं। वो इम्पैक्ट उसी का है, समझ गया? अंग्रेजों का इम्पैक्ट है। चलो आप देख लेते हैं राजभवन, देख लेते हैं लखनऊ में। ये भी किसका है? लखनऊ में राजभवन है, ये भी अंग्रेजों ने बनाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लखनऊ में राजभवन कोठी हयात बख्श हुआ करता था, जिसे मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन ने अपने निवास के रूप में डिजाइन किया था। बाद में अंग्रेज छोड़ के गए तो इसको राजभवन बना दिया। ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसी विधान भवन बनाया था इन्होंने, अंग्रेजों ने। विधान भवन का निर्माण 1922 में सर हरकोट बटलर द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें 2 विधानसभाएं हैं।
इसे काउंसलिंग हाउस भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसे विशेष रूप से मिर्जापुर के पत्थरों से बनाया गया था, इसे पूरा होने में 6 साल लगे थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। लखनऊ में औपनिवेशिक वास्तु दिखाने वाली अन्य इमारतें कौन कौन सी हैं? ला मार्टिनियर स्कूल है, ये भी अंग्रेजों के टाइम का है। द रेजिडेंसी, ये भी आपको पता होना चाहिए। दिल खुशा पैलेस, लाल बाग मेथोडिस्ट चर्च और अन्य चर्च भी हैं, तो चर्च यहाँ पर भी हैं। ये सब अंग्रेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बताते हैं। ऐसे ही देखोगे उत्तर प्रदेश में बेगम समरू चर्च भी है, बेगम समरू चर्च, ये भी इंडो इस्लामिक एक तरीके से इस्लाम को भी इसमें थोड़ा सा कंपैक्ट है, क्योंकि जो इसमें नाम लिखा है बेगम, वो इस्लाम को फॉलो कर रही थी, चर्च और क्रिश्चियन को। तो सरदना मेरठ में बेगम समरू चर्च, समझ गए। लेडी ऑफ ग्रेस का बेसिलिका है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये चर्च बनाया गया है। ये भी एक तरीके का जो आर्किटेक्चर है वो अंग्रेजों का आर्किटेक्चर है, इसका भी आप जिक्र कर सकते हो अपने मेंस के एग्जाम में। यह एक रोमन कैथोलिक चर्च है, यूरोपीय स्थापित शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है, ये भी आप देख सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने आपको समझाया कि हमारे पास कौन कौन से आर्किटेक्चर्स है, समझ गए। उस आर्किटेक्चर में हमने बहुत सी चीजें कवर कर ली और एक तरीके से हम इसको समराइज भी करेंगे बाद में। हमने क्या क्या अभी तक कवर कर लिया, तो हमने ये बताया कि भाई अभी तक क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से आर्किटेक्चर्स हैं, जिसमें हमने बुद्धिज्म आर्किटेक्चर में स्तूप पढ़ लिया, हमने गुप्ता काल के मंदिर पढ़ लिए, हमने आप देखोगे इस्लामिक आर्किटेक्चर में मुगल आर्किटेक्चर पढ़ लिए, फिर हम आए आर्किटेक्चर मॉडर्न टाइम में, तो मॉडर्न टाइम में हमने अंग्रेजों के आर्किटेक्चर पढ़ लिए। इनके सबके नाम पता होना चाहिए, समझ गए। जब नाम पता होगा तभी आप लिख पाओगे। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास वास्तुकला है इसका महत्व क्या है, जो भी यूपी में आर्किटेक्चर उसका महत्व क्या है। पहला महत्व यह है कि हिंदू मुस्लिम एकता को ये बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने होगा ताजमहल। क्या है एग्जाम्पल, क्या है? ताजमहल। ताजमहल को लोग अब प्रेम से कनेक्ट करते हैं, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बहुत प्रेम से जाता है। तो ताजमहल हो गया, आगरा किला हो गया, इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक एग्जाम्पल है, जो हमारे मुस्लिम हिंदू अन्य धर्मों द्वारा देखा जाता है, तो हमारी यूनिटी को बढ़ाते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरा आप लिख सकते हो कि हमारी कल्चर को प्रमोट करते हैं आर्किटेक्चर्स। जितने भी वास्तुकला है वो हमारी संस्कृति का महत्व भी है। उदाहरण के लिए धर्मराज का जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म के बारे में उनकी कल्चर को बताता है, ये एग्जांपल दे सकते हो। दशा अवतार जो मंदिर है, दशा अवतार मंदिर जो है वो हमारे हिंदू धर्म के बारे में बताता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब देख लेते हैं औपनिवेशिक मानसिकता भी दिखाते हैं कि कुछ आर्किटेक्चर अंग्रेजों को द्वारा बनाए गए थे, तो अंग्रेजों की क्या मानसिकता थी, क्यों बनाए, उसको भी प्रेजेंट करते हैं। तो आर्किटेक्चर से हमें हिस्ट्री सीखने को मिलती है। जब हम आर्किटेक्चर में जाते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ हिस्ट्री का डेटा मिलता है, हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि पास्ट क्या था, लोग क्या सोचते थे, क्यों ये बनाया गया, ये सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी आज कनेक्ट कर सकते हो। तो वाराणसी में संस्कृत कॉलेज, राजभवन, विधान भवन, बेगम समरू चर्च, ऑल सेंट कैथेड्रल, मेयो मेमोरियल हॉल उस क्षेत्र में औपनिवेशिक शासन का अंदाजा देते हैं कि अंग्रेज क्या सोचते थे। ऐसे ही देखोगे कि जो हमारा आर्किटेक्चर है वो हमारे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को भी बढ़ाता है। कि हमारे जितने भी आर्किटेक्चर हैं, जो वास्तुकला है, हमारी प्राचीन काल की जो वास्तुकला है वो हमारे पर्यावरण को कंजर्व करने के लिए हमें मैसेज देती है। बोले सर कैसे देती है? आप देखोगे जब जो मंदिर बनाया गया था 10 अवतार मंदिर, उसमें देखोगे उसमें गंगा और यमुना का फोटो बना हुआ है, तो वो हमको मैसेज देते हैं कि हमें नदियां बचाना है, समझ गए, नदियों को बचाना है। तो ये एग्जांपल दे सकते हो कि भाई साहब कई मंदिर वास्तुकला हमें पर्यावरण और नदी संरक्षण के महत्व के बारे में बताते हैं, ये आप लिख सकते हो। उदाहरण के लिए 10 अवतार मंदिर में गर्भगृह की ओर जाने वाले नक्काशीदार दरवाजे पर गंगा और यमुना की आकृतियां बताती हैं कि उस समय नदियों की भी पूजा होती थी। हमें पॉल्यूशन क्यों नहीं करना चाहिए, हमें नदियों को पानी को क्यों नहीं हमें पॉल्यूट करना चाहिए, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। हमारा जो आर्किटेक्चर है, जो वास्तुकला है, वो हमारे टूरिज्म को भी प्रमोट करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दे दोगे ताजमहल। समझ गए, ताजमहल में भारत में सबसे अधिक देखने वाली जगह है और सबसे ज्यादा जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो ताजमहल को देखने आते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हो। ऐसे ही प्रमोट लोकल इकोनॉमी,
जो हमारे आर्किटेक्चर है, जो हमारी वास्तुकला है, वो लोकल इकोनॉमी को भी प्रमोट करते हैं। ये भी आप अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आप देखो कई जो पार्ट हैं, कई वास्तुकला यहाँ पर बनी हुई है, वहाँ पर लोकल बिजनेस को बहुत अच्छे से बढ़ाया गया है। चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो फतेहपुर सीकरी हो, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को चला रहे हैं। चाहे वो होटल का बिजनेस हो, चाहे वो फूड का बिजनेस हो, समझ गए, चाहे उन्होंने आप रेस्टोरेंट खोल लिए हैं, चाहे उन्होंने अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट को दिखाना स्टार्ट कर दिया है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम देख लेते हैं आगे, और भी देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। प्यार, देखभाल और सम्मान का प्रतीक भी है। तो वास्तुकला भी आज की पीढ़ियों के लिए प्यार, देखभाल और सम्मान का एक प्रतिमान है। क्यों है? एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उदाहरण के लिए ताजमहल प्रेम का संकेत है, समझ गए। ऐसे ही आप देखोगे मुमताज, जो पत्नी मुमताज की याद में बनाया गया था, ऐसे ही देखोगे कि जब अकबर के बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे तो सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से फतेहपुर सीकरी बना दी। तो ये भी एक आर्किटेक्चर ये मैसेज देता है कि हमें लोगों के प्रति कांड क्यों होना चाहिए, लोगों के किए हुए उपकार के प्रति हमें कांड क्यों होना चाहिए, ये भी मैसेज दिया जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल आप कनेक्ट कर सकते हो। अकबर ने सूफी सलीम चिश्ती, जिन्होंने राजकुमार सलीम जहांगीर के जन्म की भविष्यवाणी की थी, के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए फतेहपुर सीकरी में एक शाही निवास बनवाया। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। देशभक्ति को बढ़ावा देते हैं। हमारे बहुत से ऐसे आर्किटेक्चर हैं जो देशभक्ति को बढ़ावा देते हैं। आपको कौन सा देता है? आप देखोगे उदाहरण के लिए झांसी का किला है। जो झांसी का किला है वो 1857 में सिपाही विद्रोह के मुख्य केंद्रों में से एक है, ये आप लिख सकते हो। ऐसे ही आप देखो खुसरो बाग है, वहां पर मीटिंग्स होती थी, समझ गए, तो वो भी हमारे पेट्रियोटिज्म को बढ़ाता है। तो आपको महत्व समझ में तो आ गया होगा। अब यही क्वेश्चन आ जाए कि हमारे आर्किटेक्चर का क्या महत्व है, क्या आप नहीं लिख पाओगे? विद एग्जांपल्स लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? तो विद एग्जांपल्स आप इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लोगे। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो हमारे आर्किटेक्चर को रखने के लिए दिए गए। समझ गए कि हमारे जो आर्किटेक्चर्स हैं उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, समझ गए। कौन कौन से हमारे प्रोविजंस हैं, कौन कौन से सरकार के इनिशिएटिव्स हैं, हमारा संविधान क्या बोलता है, हमारे कौन सा कानून है, कौन से स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो पहली बात है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए राज्य के दायित्व को संबंधित प्रावधान दिए गए। समझ गए कि हमको क्या करना है, कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ऐसा लिखा है। ऐसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A(f) में हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। यह आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि भाई साहब हमारी जो भी हेरिटेज है उसको संरक्षित करना, ये आपका एक तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी है। समझ गया? यही नहीं कि हमारे फंडामेंटल राइट मिलने चाहिए, नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो ये नहीं कि ताजमहल देखने जा रहे हो, वहां पर लिख रहे हो प्रिया आई लव यू, ये नहीं। या कुछ भी आपने देखा हो, कहीं देखने जाते हैं, पुराना आर्किटेक्चर है, उस पर कुछ भी लिख देते हैं लोग जाके। उनको यही नहीं पता कि हमारी प्राचीन काल की ये धरोहर है, ये हेरिटेज है, उसको बचा के रखना है। देखा होगा ना आपने? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं एक एक्ट भी बनाया गया है। एक्ट क्या है? एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 में आया था। इसका सिंपल मकसद है जितने भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, उनको हमें क्या करना है, एक तरीके से प्रोटेक्ट करना है। ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट हमने क्या किया है, इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट भी बनाया है। ये कहां पर है? तो इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट है नोएडा में। ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। इसका मकसद ये है कि ये फोकस करता है कि कंजर्वेशन एंड रिसर्च कैसे किया जाए, इंडिया के रिच हेरिटेज को कैसे कंजर्व किया जाए। तो इसके लिए इसको बनाया गया है, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एक और स्कीम चलाई गई थी, अडॉप्ट ए हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान। ये स्कीम इसलिए चलाई गई कि लोग क्या करें, तो भारत सरकार ने 2017 में इस स्कीम को चलाया था कि लोग क्या करें, कोई ना कोई धरोहर को अपनाएं, जिनके पास पैसा है, और उस धरोहर को मैनेज करें। सरकार कब तक भाई साहब करेगी? सरकार, आप लोग भी थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी लो कि कोई भी धरोहर है उसको आप उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसको सही से मैनेज करो, उसको सही से कंजर्व करो। ऐसे ही देखोगे उत्तर प्रदेश के 18 प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल संरक्षित किए गए। ये यूपी ने घोषित बोला था। तो यूपी ने 2023 में राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके राज्य के 18 प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित किया था। इसमें बहुत से मंदिर थे, जिसमें एक इटावा का शिव मंदिर था बहुत पुराना, ऐसे ही कन्नौज का एक मंदिर था,
तो यूपी में ऐसे 18 जगह थी जो मंदिर थे, जो प्राचीन काल के मंदिर थे, उनको कंजर्व करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया था, एक डिक्लेरेशन भी किया था, इसका भी जिक्र कर सकते हो। ऐसी ताज ट्रेपोजियम बनाया गया है। ताज ट्रेपोजियम क्यों बनाया गया है कि ताजमहल के कारण आप देखोगे कि जहां ताजमहल है वहां पर पॉल्यूशन जब होता है, एयर पॉल्यूशन CO2 है, तो CO2 जब पानी के साथ मिलता है तो क्या बना देगा, H2 क्या बनेगा, ये बनेगा H2CO3 बनाएगा, एक कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। या मान लीजिए SO2 है और बारिश के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, H2SO4 बन जाएगा। तो आप देखोगे कि ये एसिड हैं, और जब एसिड बरसेगा ताजमहल के संगमरमर पर तो वो क्या हो जाएगा, संगमरमर को काला कर देगा। तो SO2 को कंट्रोल करने के लिए, CO2 को कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए ताजमहल के आसपास जो पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रही हो। तो इसलिए ताज ट्रेपेजियम जोन बना था। कितने एरिया में, 10,400 वर्ग किलोमीटर, 10,400 वर्ग किलोमीटर में बना था ताज ट्रेपेजियम जोन। ये आपको पता होना चाहिए। समझ गया। उत्तर प्रदेश में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा जिले शामिल थे कि इनके आसपास कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं बननी चाहिए जो पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रही है। मेरी बात समझ गए। तो जो TTZ था उसमें 40 से अधिक संरक्षित स्मारक शामिल थे, जिनमें 3 विश्व धरोहर स्थल थे। ताजमहल का संरक्षण मिल रहा है इसके कारण, आगरा किला को संरक्षण मिल रहा है, फतेहपुर सीकरी को मिल रहा है, और भी आसपास बहुत से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर थे जिनको सपोर्ट मिल रहा है ताज ट्रेपेजियम जोन के कारण। तो सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ताजमहल के 400 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने का भी निर्देश दिया था कि कोई भी ऐसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए जो हमारे ताजमहल को हानि को पहुंचा रहा हो, हमारे हेरिटेज को हानि पहुंचा रहा हो। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ऐसी देख लेते, काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा बनाया गया। क्यों बनाया गया? काशी विश्वनाथ को कंजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए, जिससे जो प्राचीन मंदिर है उसको कंजर्व किया जाए। तो इस इनिशिएटिव का भी नाम लिख सकते हो कि काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा भी बनाया गया था हमारे हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए। तो एक चीज आपको समझ में आ गई। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो हेरिटेज है इनका महत्व क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो आप ऐसे करके पढ़ सकते हो कि जो भी हेरिटेज हमने पढ़ा है अभी तक, उनका महत्व टूरिज्म में बहुत ज़्यादा है, हमारे कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, हमारी एक जो विरासत है, जो हमारी हेरिटेज है, हमारी कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, हमारे टूरिज्म को बढ़ाती है, उसको अच्छे तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो एक तरीके से हमने यहाँ तक तो कवर कर लिया। अब थोड़ा समराइज करते हैं कि कैसे आपको इसको पढ़ना है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है भाई? हमने पढ़ा है आर्किटेक्चर। हमने क्या पढ़ा है अभी तक? क्या पढ़ा है? आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में आप क्या करोगे, अच्छे तरीके से हेडिंग बना लोगे कि पहली बात क्या है कि बुद्धिज्म हमने आर्किटेक्चर पढ़ा। क्या पढ़ा? बुद्धिज्म आर्किटेक्चर पढ़ा। तो बुद्धिज्म आर्किटेक्चर में हमने क्या पढ़ा, उसके एग्जाम्पल आप याद कर लो कि बुद्धिज्म आर्किटेक्चर में देखोगे हमने क्या पढ़ा। आप देखोगे धमेक स्तूपा पढ़ा। क्या पढ़ा? धमेक स्तूपा पढ़ा। तो धमेक स्तूपा के बारे में आपको लिखना है। फिर हमने क्या पढ़ा? धर्मरज का स्तूपा पढ़ा। धर्मरज का स्तूपा पढ़ा, इसके बारे में आप लिख दोगे धर्मरज का स्तूपा। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? चौखंडी स्तूपा पढ़ा। चौखंडी स्तूपा, इसके बारे में आप लिख दोगे कि चौखंडी स्तूपा। समझ गए? चौखंडी स्तूपा के बारे में। फिर आप ऐसे ही देखोगे कि दूसरा हम ये देखेंगे कि हमने गुप्ता काल के आर्किटेक्चर को पढ़ा। गुप्ता काल, तो गुप्ता काल के हमने क्या देखा? हमने जो मंदिर पढ़े वो आप देखोगे 10 अवतार टेम्पल। समझ गए? 10 अवतार टेम्पल कि 10 अवतार टेम्पल, इसके बारे में आप बात कर लोगे। 10 अवतार टेम्पल कहां पर है? ये देवगढ़ में है, इसका जिक्र कर लोगे। फिर हमने देखा भीतरगांव टेम्पल है, इसका जिक्र कर लोगे। भीतरगांव टेम्पल है, इसका आप जिक्र कर लोगे, भीतरगांव टेम्पल। फिर हमने ये भी देखा, हमने काहोम टेम्पल पढ़ा। काहोम टेम्पल, इसका जिक्र कर लोगे। काहोम टेम्पल ये अच्छे से लिख लोगे। ठीक है। फिर आप देखोगे कि फिर हमने क्या किया, तीसरा हमने पढ़ा इस्लामिक आर्किटेक्चर। इस्लामिक आर्किटेक्चर में हमने क्या पढ़ा? इस्लामिक आर्किटेक्चर में हमने मेनली भाई साहब क्या पढ़ा? मुगल का आर्किटेक्चर पढ़ा, जिसमें ताजमहल आपको पता होना चाहिए, ताजमहल के बारे में पढ़ा। ठीक है। इमामबाड़ा के बारे में पढ़ा। इमामबाड़ा के बारे में पढ़ा। फिर आप देखोगे फतेहपुर सीकरी के बारे में पढ़ा। फतेहपुर सीकरी के बारे में पढ़ा। ये आपको पता होना चाहिए। चौथा फिर हमने क्या पढ़ा भाई साहब?
और कॉलोनियल आर्किटेक्चर के बारे में, कॉलोनियल आर्किटेक्चर मतलब अंग्रेजों के बारे में, अंग्रेजों का जो आर्किटेक्चर था, आर्किटेक्चर इसके बारे में पढ़ा। तो भैया कॉलोनियल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा, उसके बारे में सब पता होना चाहिए कि भाई साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इसका जिक्र कर लो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ये हमने किसने, अंग्रेजों ने बनाई, उसको आप लिख सकते हो। समझ गया। राजभवन आप लिख सकते हो, राजभवन, राजभवन आप लिख सकते हो, राजभवन, ठीक है। फिर आपने देखा होगा राजभवन के बाद आप लिख सकते हो क्या, संस्कृत कॉलेज, संस्कृति कॉलेज, संस्कृति कॉलेज वाराणसी, इसका जिक्र कर लोगे। फिर आप देखोगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। समझ गया। सिग्निफिकेंस, 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 सिग्निफिकेंस ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर जो है हमारा, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ आर्किटेक्चर इन यूपी। तो जो पॉइंट हमने आपको समझाए थे मेंस में सब लिख दोगे, टूरिज्म से रिलेटेड लिख दोगे, टूरिज्म से रिलेटेड लिख दोगे, शॉर्टकट में हम आपको समझा रहे हैं। और क्या भाई साहब, सब एग्जांपल सेट लिखवाओगे जैसे हमने पढ़ाया। टूरिज्म से रिलेटेड लिख दोगे आप यूनिटी, यूनिटी, यूनिटी इन हिंदू मुस्लिम, ये आप लिख दोगे, यूनिटी इन हिंदू मुस्लिम, ये आप अच्छे से लिख दोगे, समझ गए। तीसरा क्या लिख दोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंटल, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट का भी मैसेज मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है, लोकल इकोनॉमी ग्रोथ होती है, ये आप लिख सकते हो, लोकल इकोनॉमी ग्रोथ होता है, ये आप अच्छे से लिख दोगे। तो और भी हैं, बहुत से पॉइंट्स हैं, ये सब आप कवर कर लोगे कि जितने भी आर्किटेक्चर्स हैं सबके बारे में आप लिख दोगे कि क्या क्या आर्किटेक्चर हैं यूपी में, उनका महत्व क्या है, महत्व आप लिख दोगे। समझ गया। फिर कंसर्न भी आप लिख दोगे। फिर यहाँ पर क्या कर दोगे, कंसर्न लिखने के बाद कि मान लो कंसर्न क्या है, तो कंसर्न क्या है आप देखोगे, पॉल्यूशन कंसर्न है, सबसे बड़ी बात पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का लिख दोगे, हमने पहले ही समझा दिया। फिर आप देखो लो मेंटेनेंस है, लो मेंटेनेंस है, वो आप लिख सकते दोगे कंसर्न। फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप कर दोगे कि भाई साहब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, तो जो हमने सब बताए हैं जो लास्ट में, वो आप सब लिख दोगे और फिर वे फॉरवर्ड कर दोगे। वे फॉरवर्ड कि भाई साहब हमारे लिए बर्ड हेरिटेज जो हैं या हमारे लिए जो आर्किटेक्चर हैं वो हमारे टूरिज्म को बढ़ाते हैं, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, हमारे एम्प्लॉयमेंट को करते हैं। समझ गए। यूपी की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को कैसे ये सपोर्ट कर सकते हैं, ये सब आप लिख दोगे कनेक्ट करके। तो इस तरीके से आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अभी तो हमने ये पोर्शन मेंस ओरिएंटेड कवर कर लिया, प्रीलिम्स ओरिएंटेड कवर कर लिया, और मेंस को हमने बहुत अच्छे से फोकस किया है। और देखो हमने, आप मेरे बारे में जानते भी होंगे, मैं 2021 में यूपीपीसीएस सेलेक्टेड पर्सन हूँ। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया था। मेरा पढ़ने का तरीका रहता था कि मेंस को कैसे बेहतर किया जाए, और उसी वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप भी चाहते हो कि बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए, तो आप मेरे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम क्या है, टेलीग्राम की हम बात करते हैं तो टेलीग्राम आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, योगेंद्रा सर यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, आप चाहते हो कि मुझसे यूपी स्पेशल पूरा पढ़ें, कि यूपी स्पेशल मुझसे आप पूरा का पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो स्टडी आईक्यू पर आप बैच खरीद लीजिए, अर्जुन बैच, जिसमें मैं यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूं, अर्जुन बैच, जिसमें पूरा का पूरा मेंस अच्छे से कवर किया जा रहा है। अर्जुन बैच ये मेंस ओरिएंटेड बैच है, मेंस क्रैश कोर्स है, जिसमें आप देखोगे सुमित सर भी हैं। मेंस क्रैश कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, इस पर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, अच्छा खासा डिस्काउंट। मेरा कोड आप यूज कर लोगे, कोड क्या है, योगी लाइव, कोड क्या है, योगी लाइव, इसको आप जरूर यूज करें, इस कोड को योगी लाइव। आप जब ये यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट 15 से 16% मिल जाएगा। तो चलो अगला जो टॉपिक है वो भी हम आपको समझा देते हैं। अगला टॉपिक क्या है कि फोल्क डांस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ उत्तर प्रदेश के फोल्क डांस क्या है। तो इसको पढ़ने का सही तरीका, फोल्क डांस एंड फोल्क सॉन्ग, कि फोल्क सॉन्ग कौन कौन से हैं। तो अच्छे से क्या करो कि यूपी का नक्शा बनाओ, यूपी का नक्शा बनाओ। समझ गए। ऐसे करके आप देखा होगा, आपने कनेक्ट ऐसे करके बनाना आना चाहिए, और जो भी है नक्शा करके बना लो कि यहाँ पर जो देखोगे कि ये ललितपुर है, यहाँ पर सोनभद्र है, तो आप देखोगे कि कौन कौन से फोल्क डांस होते हैं, डांस कौन से होते हैं। समझ गए। तो डांस की हम बात करते हैं, तो फोल्क डांस की हम बात करते हैं। आज हम मथुरा के आसपास जाएं, मथुरा, तो यहाँ पर आपने चरकुला होगा, चरकुला सुना होगा,
चरकुला डांस सुना होगा, कौन सा? चरकुला डांस, जहां पर क्या करती हैं महिलाएं, चांद पर रख के दीपक, बहुत सी दीपक रख लेते हैं तब डांस करते हैं। चरकुला डांस आपको पता होना चाहिए, मथुरा रीजन के आसपास यहाँ पर जो होता है चरकुला डांस होता है। यहीं पर एक डांस होता है मयूर डांस, मयूर मतलब मोर की एक तरीके से पहन लेते हैं, मयूर डांस होता है, ये आप लिख दोगे, समझ गए। अब आ जाते हैं थोड़ा इधर बुंदेलखंड रीजन के आसपास, जो बुंदेलखंड का जो रीजन है, इस रीजन के आसपास आप देखोगे यहाँ कौन सा डांस होता है, तो आप देखोगे इधर एक डांस होता है राई डांस। और ये राई डांस क्या होता है, ये राई डांस बिल्कुल मयूर डांस की तरह होता है, राई डांस। यहाँ पर एक और डांस होता है देवी डांस, समझ गए, यहाँ की जो धोबी जात होती है वो करती है देवी डांस, समझ गए। ऐसे ही आप देखोगे हर रीजन के डांस देख लो। यहाँ हम बीच की बात करते हैं, यहाँ कौन कौन से डांस होते हैं, जो अवध के आसपास आप देखोगे, इस रीजन में आप देखोगे कट घोड़वा एक डांस होता है, कट घोड़वा। कट घोड़वा डांस क्या होता है, कट घोड़वा मतलब एक घोड़ा होता है, उसको लकड़ी का घोड़ा बना लेते हैं और लोग डांस करते हैं, समझ गए। ऐसे डांस लिख लो आप, तो हर रीजन के आप डांस लिख लो, एक बार आप भी बना लो, ग्राफ बना लो और अच्छे से देखो कि कौन कौन से डांस कहाँ कहाँ होते हैं, अच्छे तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, समझ गए। तो कट घोड़वा भी डांस आप लिख सकते हो, समझ गए, अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही आप मिर्जापुर के आसपास कर्मा डांस है, ये आप लिख सकते हो, लिख लो, समझ गए। यहाँ पर एक और देखोगे जोगनी डांस यहाँ पर होता है, जोगनी, ये आप लिख लोगे, जोगनी डांस, जहाँ पर क्या है कि एक कोई मर्द है वो औरत के कपड़े पहन के डांस करेगा, जो रामनवमी होती है तब होता है, ये आप लिख सकते हो, लिख लो, रामनवमी के आसपास होता है, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे इधर कजरी होती है, कजरी भी इधर एक कजरी डांस होता है, कजरी डांस होता है, लिख लो आप, ठीक है, कजरी डांस होता है। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि जितने भी डांस हैं उसको आपको क्या करना है, ऐसे करके लिख लेना है। ऐसे ही आप देखोगे कि फॉल्क सॉन्ग की हम बात करते हैं कि फॉल्क सॉन्ग कौन कौन से हैं, फॉल्क सॉन्ग कौन कौन से हैं यूपी में। फॉल्क सिंग का मतलब क्या, लोकगीत। तो लोकगीत की बात करें तो देखोगे आप लोकगीत में, तो हम देखेंगे कि रसिया ये ब्रज के आसपास है, ये आपको पता होना चाहिए। भगवान कृष्ण के उसमें गाया जाता है, भगवान कृष्ण के याद में। आप देखोगे बिरहा, आपने देखा होगा बिरहा ये क्या है, पूर्वांचल में है, दुखद भरा होता है, दुखद भरा, ये आप देख सकते हो, बिरहा आपने पढ़ा होगा। तीसरा आपने देखा फाग गाया जाता है सावन में, ये भी आप देखोगे सावन में, ठीक है। चौथा आपने देखा होगा क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ढोला या रागनी और ढोला, ये वेस्टर्न यूपी में होता है, ये एक तरीके का लोकगीत है, तो लिख सकते हो। तो आप ये देखो कि सिंपल ये है कि आपको बहुत अच्छे से पता है, ज़्यादा कुछ इसमें चाहिए नहीं, लिस्ट बना लो कि कौन कौन से डांस होते हैं, कौन कौन से लोकगीत होते हैं, उनको सबको आप लिख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, ज़्यादा कुछ इसमें चाहिए नहीं, लिस्ट आपको बनानी है, लिस्ट अच्छे से बना सकते हो, अच्छे से चाहती है, जैसे मैं आप देखोगे अच्छे से मैप बना लोगे, लिख लोगे आप, ठीक है, अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो इसमें, समझ गए। तो रसिया, बिरहा, फाग, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कर लोगे तो ये और भी लिस्ट होगी, उसको आप कर लोगे अच्छे तरीके से। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि आप अच्छे तरीके से इसको कनेक्ट कर लो, पढ़ लीजिएगा। और आप चाहते हो कि मुझसे मेंस बहुत अच्छे से, तो आप यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू पर जो पेड बैच हैं उसको ज्वाइन कर लो। स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए, बहुत से बैच चल रहे हैं बहुत अच्छे से। और आप चाहते हो कि नहीं आपके पास पैसा नहीं है, तो इसी चैनल पर मैं सुबह 8 बजे पढ़ाता हूँ करंट अफेयर्स। 8 AM पर क्या पढ़ाता हूँ, 8 AM पर इसी चैनल पर करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। और उस करंट अफेयर्स में हम मेंस की भी तैयारी कराते हैं। डेली मेंस का एक क्वेश्चन देते हैं, करंट अफेयर्स का मेंस का एक क्वेश्चन देते हैं, फिर आप लोग उसको लिख के ग्रुप में भेजते हो, फिर लोग उस पर कमेंट करते हैं, सजेशंस देते हैं, इससे आपकी आंसर राइटिंग भी बहुत बेहतर होती है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते रहिए। और मैं हर जगह बोलते हैं कि जिंदगी का सत्य भाई साहब मृत्यु, और आपके सिलेक्शन का सत्य किताबें और पढ़ाई, और तो भ्रम है। तो जब भी भ्रम हुआ करे किताबें उठा लिया करो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।